गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी से आप लोगों को आज क्लास 7th का लेसन 9 हॉकी के युग पुरुष ध्यानचंद पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, पाठ पढ़ने से पहले हम जान लेंगे विषय क्या है। पाठ में जो है कि हॉकी के युग पुरुष ध्यानचंद जी को जो है कि कहा गया है और ये जो है कि इन्होंने भारतीय सेना के ब्राह्मण ये जो है कि रेजिमेंट थे और सेना के सूबेदार जो बाले तिवारी थे, सेना में रहते हुए ही उन्होंने ध्यानचंद को हॉकी खेलने का प्रशिक्षण दिया और बाद में जाके हॉकी के युग पुरुष कहलाए। ठीक है, हम जानेंगे। कुछ वर्ष पहले की बात है, दिल्ली के नेशनल स्टेडियम, जिसे अब ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, में एक विदेशी कंपनी के एक समारोह में क्रिकेट के कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी भी उपस्थित थे उस समय में। ठीक है, स्टेडियम के पंडाल के पास ही एक प्रतिमा थी। उसे देखकर क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने एक अधिकारी से कौतूहलवश पूछा, यह प्रतिमा किसकी? और कह रहे स्टेडियम के पंडाल में एक मूर्ति लगी हुई थी, तो उसको देख के एक खिलाड़ी ने पूछा एक अधिकारी से क्रिकेट के कि जिज्ञासावश कि ये किसकी प्रतिमा है। ठीक है, अधिकारी ने उत्तर दिया ध्यानचंद की है। तो कहते हैं कौन जाने अधिकारी के इस उत्तर से क्रिकेट के खिलाड़ी की जिज्ञासा पूर्णतया समाप्त हुई या नहीं हुई। ठीक है, यहीं लेकिन समाप्त हो गई। पर बात यहाँ पे कहते हैं कि कौन जानता था कि उस खिलाड़ी की जिज्ञासा वहाँ पे समाप्त हुई या नहीं समाप्त हुई की, लेकिन बात वहीं पे ख़त्म हो गई। कह रहे हैं यह घटना हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी और उसके महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के प्रति हमारी उपेक्षा वृत्ति को उजागर करती है। और कह रहे हैं ये जो घटना है वो हमारे राष्ट्रीय खेल जो है, हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है ना, तो हॉकी के महान खिलाड़ी जो मेजर ध्यानचंद थे उनके प्रति हमारी उपेक्षा वृत्ति को उजागर करती है घटना। आज हमारे देश में स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े छात्र शिक्षक लिपिक अधिकारी दुकानदार खरीदार सब समान रूप से क्रिकेट ज्वर से ग्रस्त पाए जाते हैं आज के ज़माने में। मतलब कहने का इनका ये मतलब है लेखक का कि हॉकी को कोई वरीयता नहीं है। आज के समाज में जो है कि क्रिकेट को ही वरीयता प्राप्त है, क्रिकेट को ही जो है कि लोग जानते हैं और उसी का बुखार सबको चढ़ा हुआ है। कह रहे अधिकांश लोग कई दिनों तक सब काम धाम छोड़कर क्रिकेट के खेल का आनंद लेने के लिए टीवी से चिपके रहते हैं। और कह रहे ज़्यादातर लोग तो कई दिनों तक सारा काम धाम छोड़कर क्रिकेट के खेल का ही आनंद लेते हैं। जब क्रिकेट का टेस्ट मैच आता है या वर्ल्ड कप आता है या 2020 आता है, चाहे जो भी जो है कि जो है किसी भी तरह की प्रथा में आता है क्रिकेट, तो लोग सारा काम धाम छोड़ के क्रिकेट का आनंद लेने के लिए टीवी से चिपके रहते हैं। कह रहे हैं अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी में न उनकी विशेष रुचि है न ही उन्हें इसकी विशेष जानकारी। और कह रहे हैं कि अगर अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में बात करें तो उसकी न इन लोगों को ज़्यादा रुचि है न उसके बारे में ज्ञान ही ज़्यादा है, नॉलेज ही है। कह रहे हैं नई पीढ़ी तो हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जादुई खेल और उनके जीवन के विषय में प्रायः पूर्णतया अनभिज्ञ है। और कह रहे हैं कि अगर नई पीढ़ी की बात करें, पुरानी पीढ़ी तो कुछ जानती भी है और नई पीढ़ी जो है कि कुछ ही नहीं जानती है खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जो उनका जादुई खेल है उसके बारे में, न उनके खेल के बारे में जानती है न उनके जीवन के विषय में पूरी तरह से अज्ञान है। ठीक है, निसंदेह यह अत्यंत कह रहे हैं निराशा एवं दुख का विषय है और कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत दुखद विषय है और बहुत ही निराशा का विषय है कि राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाले महान पुरखों को भुलाकर कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। और कहते हैं कि इतिहासवेत्ता को जिन्होंने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है उन महान लोगों को भुलाकर कोई भी राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती, मैदान चाहे खेल का हो या चाहे युद्ध का हो। और कह रहे हैं इसके लिए चाहे युद्ध के मैदान में किसी ने इतिहास जो है कि बनाया हो, चाहे वो खेल के मैदान में समाज सेवा का हो या साहित्य सेवा का। और इसी के साथ ये क्रम में जोड़ते हैं कि चाहे वो समाज सेवा हो चाहे वो साहित्य सेवा हो, कुछ विशिष्ट महान कार्य कर गुजरने वाले सभी जन राष्ट्र के लिए वंदनीय होते हैं। और कह रहे हैं जो है कि चाहे कुछ ही लोग हों लेकिन वो कुछ ही लोग कुछ विशेष काम करके विशेष महान काम करके जो कार्य करते हैं वो कठिनाई से
वो सभी जन के लिए राष्ट्र के वो वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, ठीक है, याद करने योग्य हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी के ऐसे ही विशिष्ट वंदनीय खिलाड़ी थे और कह रहे हैं जो मेजर ध्यानचंद जी थे वो हॉकी के ऐसे ही विशिष्ट वंदनीय खिलाड़ी थे, ठीक है, याद करने योग्य। मेजर ध्यानचंद का जन्म 21 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयाग नगर में एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ था और कह रहे हैं मेजर ध्यानचंद का जन्म 21 अगस्त 1905 को प्रदेश के प्रयाग नगर में एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता सोमेश्वर दत्त एक अनुशासित सैनिक थे और कह रहे हैं इनके पिता की बात करें तो वो सोमेश्वर दत्त उनका नाम था और वे एक अनुशासित सैनिक थे। ध्यानचंद की माता श्रीमती श्यामा देवी धर्मपरायणा तथा सात्विक स्वभाव की महिला थी, ठीक है। परिवार के साधारण स्थिति होने के कारण ध्यानचंद को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला और कह रहे हैं कि फैमिली साधारण मध्यम वर्गीय होने के कारण वो उच्च शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सके, उसका अवसर उन्हें नहीं प्राप्त हुआ और कह रहे हैं कि साधारण शिक्षा प्राप्त करके ही इन्हें संतोष करना पड़ा और नॉर्मल शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात इनको संतोष करना पड़ा। ध्यानचंद ने बचपन में खेलकूद में कोई विशेष अभिरुचि दिखाई हो या किसी खेल में विशेष प्रकार की दक्षता प्राप्त की हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है और कह रहे हैं बचपन से ही कहें अगर कि उनकी खेल के प्रति इतनी रुचि थी तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि उन्होंने कोई दक्षता दिखाई हो या कोई उसका प्रमाण हो या कोई उनको पुरस्कार मिला हो, ऐसा कोई ज्ञातव्य नहीं होता है कि उनको बचपन से ही ऐसा गेम में बहुत रुचि थी। कह रहे हैं किंतु निश्चय ही उनमें बीज रूप में ऐसी प्रतिभा अवश्य निहित थी जो उपयुक्त वातावरण पाकर प्रेरणा एवं अभ्यास से पुष्ट होकर इतनी देदीप्यमान हुई कि उसकी चमत्कार उसके चकाचौंध के सम्मुख अन्य खिलाड़ियों की छवि फीकी पड़ गई और कहते हैं कि भले प्रमाण न प्राप्त हो लेकिन उस खेल का बीज उनके अंदर विद्यमान था, क्योंकि जैसे कि नहीं होता है बीज धरती में विद्यमान पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे जब वो बारिश की बूंदें पाता है और माहौल पाता है, गीली मिट्टी पाता है, धूप पाता है तो क्या होता है उसमें से अंकुरण फूट जाता है और वो पौधे का रूप ले लेता है, ठीक है, जैसे ही वो समय पाता है अपने हिसाब से वातावरण। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ज़मीन खाली है तो उसके अंदर बीज नहीं है, तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर खेल का बीज विद्यमान था और जैसे ही वो वातावरण पाया उपयुक्त और प्रेरणा या और अभ्यास ये सब चीज़ें पाके उनका जो अंकुरण था वो फूट पड़ा, वो पुष्ट हुआ और कह रहे हैं उस इतना वो खेल जो है कि पूरा अपने अभ्यास की पराकाष्ठा पे हुआ कि कह सकते हैं कि उसका चमत्कार सारे सम्मुख खिलाड़ियों को सामने दिखा और उनके खेल के आगे सभी खिलाड़ियों की जो छवि थी वो फीकी पड़ गई, ठीक है। युवा होने पर ध्यानचंद अपने पूज्य पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय सेना की ब्राह्मण रेजिमेंट में सम्मिलित कर दिए गए और कह रहे हैं जब वो जवान हुए तो ध्यानचंद अपने पूज्य पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय सेना के जो ब्राह्मण रेजिमेंट में वो शामिल हो गए। सेना के सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने युवा ध्यानचंद में छिपी प्रतिभा को सर्वप्रथम पहचाना और कह रहे हैं मेजर बाले तिवारी थे जिन्होंने ध्यानचंद के अंदर जो हॉकी की छिपी हुई प्रतिभा थी उसको सबसे पहले उन्होंने ही पहचाना। उन्होंने ध्यानचंद को हॉकी खेलने का प्रशिक्षण दिया और तो और उन्होंने ध्यानचंद को प्रशिक्षण भी दिया उसका। देखिए एक शिक्षा होती है, एक प्रशिक्षण होता है, ठीक है। शिक्षा वो होती है जो हम आप लोगों को ऐसे बुक से करवा रहे हैं पढ़ाई से, और प्रशिक्षण वो होता है किसी डिप्लोमा का या कोई चीज़ प्रैक्टिकल करवा के आपको कोई ऐसे कोई जैसे कह सकते हैं कि हाँ गेम का भी प्रशिक्षण होता है और कह सकते हैं कि बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, कंप्यूटर का जो एक्स्ट्रा नॉलेज आप लेते हैं जाके किसी इंस्टीट्यूट में लाइक लैब में, इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें प्रशिक्षण के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना, दिया। और कह रहे हैं कि अपनी लगन और निरंतर अभ्यास के बल पर ध्यानचंद ने हॉकी के खेल में दक्षता प्राप्त की। बीच में अपने क्रीड़ा कौशल में ऐसा करिश्मा दिखाया कि सब लोग वाह वाह कर उठे।
उन्होंने बिजली जैसी तेजी दिखाते हुए विपक्षी टीम पर केवल 4 मिनट में एक के बाद एक गोल करके 3 गोल ठोक दिए। और कह रहे हैं कि ध्यानचंद जो है कि हॉकी में इतनी चुस्ती फुर्ती और सूझबूझ उनका जब देखा दर्शकों ने तो दंग रह गए। एक बार जब सेना में 2 टीमों के बीच में ये कौशल चल रहा था, क्रीड़ा कौशल किस चीज़ का, हॉकी का, तो ऐसा करिश्मा दिखाया कि सब लोग वाह वाह कर उठे। उन्होंने बिजली सी तेज़ी दिखाते हुए जो उनकी विपक्षी टीम थी, ये 4 मिनट के अंदर ही 3 गोल उनके ऊपर कर दिए और विपक्षी खिलाड़ी आश्चर्यचकित होकर बस देखते ही रह गए। अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर ध्यानचंद भारतीय सेना की हॉकी टीम के सदस्य चुन लिए गए। और कह रहे हैं अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर ध्यानचंद भारतीय सेना की हॉकी टीम के सदस्य चुने गए। सन 1962 में ध्यानचंद को अपनी खेल कला का जादू विदेशों में दिखाने का सुअवसर मिला और 1962 में वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हुए। जाके विदेशों में भी जाके अपने खेल का जादू दिखाया। इस वर्ष भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई। वहां ध्यानचंद ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया और कह रहे हैं इसी वर्ष भारतीय सेना हॉकी टीम जो है कि न्यूजीलैंड के दौरे पर गई और वहाँ पर उन्होंने ऐसा खेल का प्रदर्शन किया कि इससे उनकी ख्याति देश विदेश में फैल गई। उन्होंने ऐसा गेम दिखाया कि इससे उनका जो है कि प्रसिद्धि देश विदेश तक फैल गई। कहा गया अवसर स्वयं नहीं मिलते, उन्हें अपने दृढ़ संकल्प और परिश्रम के बल पर हस्तगत करना पड़ता है। और कह रहे हैं, कहा जाता है कि जो अवसर होता है वो स्वयं नहीं प्राप्त होता है उसको आपको अपने दृढ़ संकल्प और परिश्रम के बल पर हथियाना होता है। जब आप मेहनत करते हैं और आपका संकल्प होता है नहीं हमको ये चीज़ पानी है, तब आपको अवसर भी प्राप्त होता है। तब उस अवसर पे आप अपनी जब कला का जादू बिखेरते हैं तब जाके आप कुछ पदवी या कुछ पाने लायक हो जाते हैं, कुछ पाते हैं। ध्यानचंद इसके जीवन उदाहरण है और कह सकते हैं कि ध्यानचंद जी इसका जीता जागता उदाहरण है। वे उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते हुए साधारण सिपाही के पद से चलकर मेजर के पद तक पहुंचे और कह रहे हैं कि वो इस तरह से आगे बढ़े, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए वो साधारण सिपाही से वो मेजर के पद पर पहुंचे। प्रतिभा के धनी एवं धुन के पक्के ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के सदस्य चुन लिए गए और कह रहे हैं कि प्रतिभा के धनी और अपनी धुन के पक्के, दृढ़ संकल्प के पक्के और क्या बोलते हैं गुण उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, ऐसे ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के सदस्य चुन लिए गए। सन 1928 में भारतीय टीम के साथ एम्स्टर्डम में ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे। ध्यानचंद की हॉकी का जादू सिर चढ़कर बोला और ऑस्ट्रेलिया की टीम को 6-0 से पराजित कर भारतीय हॉकी टीम विश्व विजय रही। और उस टाइम इस तरह से उनके हॉकी का जादू सबके सिर पर चढ़ के बोला कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को उन्होंने 6-0 से हरा दिया और विश्व विजयी हो गए। अगले ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता लॉस एंजल्स में हुई, सन 1932 में आयोजित हुई। ध्यानचंद ने विलक्षणता के कारण भारत की इस प्रतियोगिता में भी सर्वप्रथम रहे। इसको कहते हैं गॉड गिफ्टेड। और कह रहे हैं कि जो उनकी विलक्षणता थी वो जो है कि फिर से वहाँ पे हावी हो गई। और कह रहे हैं आगे कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भी ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भाग लिया। अंतिम मैच में भारतीय टीम का मुकाबला जर्मनी की शक्तिशाली टीम से हुआ। हॉकी प्रेमी तानाशाह हिटलर भी अपनी टीम को उत्साहित करने के लिए मैदान में पहुंचे, लेकिन एड़ी चोटी का जोड़ लगाने पे भी जर्मन टीम सफलता के कोसों दूर रही, क्योंकि हमारे विलक्षण प्रतिभा के धनी ध्यानचंद जी सभी को पछाड़ के वो आगे बढ़ रहे थे। ध्यानचंद और उनके छोटे भाई रूप सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाकर जर्मन टीम को 8-1 से हराकर विश्वश्री प्राप्त कर ली। ध्यानचंद की हॉकी की जादूगरी देखकर दर्शक मुग्ध हो गए। ध्यानचंद अपनी स्टिक से गेंद लेकर जब विपक्षी गोल पर झपटे तो लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास न होता था।
लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक के बारे में आपत्ति की। उन्हें भ्रम था कि अवश्य ही इनकी स्टिक में ऐसा कोई वस्तु लगी है जो गेंद को अपने साथ चिपकाकर आगे ले जाती है। लोगों को ऐसा हो गया कि वो स्टिक से कुछ जो है कि चोरी से कुछ लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से गेंद कहीं और नहीं जा रही है। और जो है कि ठीक है, कल पढ़ाते हैं।